तो उस दौर में बेगमपुरा की परिकल्पना करना कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। दरअसल क्या है कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मानवीय क्षमताओं से भी परे है। आप उस काल को देखिए, देश काल परिस्थितियाँ निर्धारित करती हैं कि कार्य कितना महान है। उस वक्त एक तो संघर्ष करना, दूसरा समाज को समझाना, तीसरा जो आपके विरोध में उनसे लड़ना, चौथा अपनी बात को इस तरह से रखना कि वो सारी दुनिया के लिए एक मॉडल बने। जैसे टॉमस मूर ने यूटोपिया का मॉडल दिया, और भारत देश में जो उन्होंने आदर्श समाज की परिकल्पना की, सतगुरु रविदास ने वो बेगमपुरा की उन्होंने ही सबसे पहले परिकल्पना की। और गेल ओमेट जो कि बड़ी लेखिका हैं, उन्होंने 2008 में एक पुस्तक लिखी सीकिंग बेगमपुरा, नवयाना पब्लिकेशन से आई है वो। उसमें भी उन्होंने रिसर्च के बाद ये कहा है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले अगर किसी ने आदर्श समाज की परिकल्पना दी है तो वो सतगुरु रविदास हैं। अब ये परिकल्पना है क्या, इसको भी समझना महत्वपूर्ण है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा काम है। देखिए, सामाजिक जीवन में लोग काम करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि अंतिम गंतव्य क्या हो, अंतिम स्थान कहाँ हो जहाँ हमें पहुँचना है। हमने भी सिविल सोसाइटी बना रहे हैं, सभ्य समाज बना रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, पर कोई तो उद्देश्य होगा ना, कहाँ जा रहे हैं। तो वो है आदर्श समाज की परिकल्पना, एक सोच, एक ऐसा मॉडल जहाँ हमें जाना है। और इस मॉडल को बनाने वाले प्रथम भारतीय सतगुरु रविदास हैं। बेगमपुरा का अर्थ है, बेगमपुरा अर्थात बिना गमों का स्थान। ये एक पूरा पद है कि ये वाक्य ही नहीं है, उस पद में उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं दी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बेगमपुरा में जो विचार हैं, यही विचार आपको भारतीय संविधान में मिलेंगे, यही विचार आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, उसका भी अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो उसका अनुच्छेद आर्टिकल 1 जो अनुच्छेद 1 है वो यही कहता है। तो मैं एक बार दर्शकों के लिए यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये बेगमपुरा दरअसल क्या है, और इस पद की व्याख्या मैं थोड़ी सी आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। एक बार मैं इसको पढ़ दूँ, इसमें 2-3 चीज़ें आपके सामने आएंगी। पहली तो आप उनकी भाषा देखिए, क्या गजब की भाषा है। जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं वो उन्हीं की लिखी हुई भाषा है, उन्हीं का ही पद है, उन्हीं का ही लिखा हुआ है। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखु अंदोहु नहीं तीही ठाऊं, ना तस्वीर खिराजु न मालू, खौफु न खता तरसु न जवालू, अब मोहि खूब वतन गह पाई, ऊहा खैरी सदा मेरे भाई, कायमु दायमु सदा पातशाही, दोम नसोम 100 आही, आबा दानु सदा मशहूर, ऊहा गनी बसही मामूर, तिव तिव सैल करही जीव भावे, महरम महल न को अटकावे, कही रविदास खलास हमारा, जो हम शहरी सु मीतू हमारा। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको, ये पूरा इतना है, हाँ, ये है बेगमपुरा, जो हमें कहा जाता है कि बेगमपुरा की परिकल्पना। तो ये वो परिकल्पना है, मैं इसकी भी व्याख्या करूँगा। उससे पहले पहली जो चीज़ ध्यान आकर्षित करती है वो क्या है, इसकी भाषा। आप इनकी भाषा देखिए, शब्दों का प्रयोग देखिए। आबादान जो शब्द है यहाँ भारतीय परिवेश का है ही नहीं, वो पूरे भारतीय इतिहास में नहीं मिलेगा। वो आपको ईरान इराक की जो उस वक्त की दजला और फरात की सभ्यताएं थी, वहाँ का शब्द है ये। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ लगे हाथों यहाँ पे इसकी व्याख्या पे आऊँ उससे पहले कि वो पढ़े लिखे थे। शब्दों का प्रयोग देखिए आप, कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसे लिख सकता है क्या? हाँ, उनके ऊपर एक PhD हुई है डॉक्टर दिनेश कुमार शिक्षार्थी, गुरु रविदास की वाणी में संगीत, ऐसा करके। आप देखिए उनकी जो वाणी है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखी गई है, ये रागों में लिखी गई है, रागों में निहित है। राग का मतलब क्या है? राग में एक नियम होते हैं, मात्राएं होती हैं, स्वर व्यंजन होते हैं कि कभी 9, 11, 11, 13 ऐसे। अगर एक भी मात्रा इधर उधर हो गई तो आपका राग खत्म। रागों की कल्पना, रागों में लिखना कोई आम व्यक्ति लिख सकता है क्या? वही लिख सकता है जिन्हें संगीत की शिक्षा हो। इनकी शब्द देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में भी 40 से अधिक ऐसे शब्द हैं जो इन्होंने प्रयोग किए और किसी महापुरुष ने प्रयोग नहीं किए।